कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय नीतीश। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का एक नया समझ लीजिए तो एक नया ब्रह्मांड पे चलेंगे, ठीक है, जो हमारा 12th क्लास है। आज हम लोग 12th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री जिसको हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र 12th क्लास में ये 3 पार्ट में हम लोग बेसिकली इसको करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों कराऊंगा। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एनसीईआरटी की बात कर ले। एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी में 2 बुक है। एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर कुल 9 चैप्टर है, 1 से लेकर 9 तक, जिसमें 1 से लेकर 5 तक का जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। और 6 से लेकर 9 तक का जो चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और पार्ट 2 यानी कि इसमें 10 से लेकर 16 तक ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना है, 1 से लेकर 5 तक। सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन, तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और 5th चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सेकेंड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। मैं हिंदी में इसे बता दूं, ठोस अवस्था, इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। ये विलयन, ये विद्युत रसायन या फिर वैद्युत रसायन, और ये रासायनिक बलगतिकी और ये पृष्ठीय रसायन। ये 5 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, जिसमें सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठोस अवस्था। तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कैसे करना है। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को करने के लिए हम लोग जो बुक जो फॉलो करेंगे, एक जो सबसे नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये फर्स्ट पार्ट है। अब बुक देख सकते हैं, ये बुक है पार्ट 1 केमिस्ट्री का, ठीक है। इसके अंदर कुल 9 चैप्टर्स है। 9 चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 चैप्टर है, जिसमें 5 फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। तो हम लोग इसको डाई हार्ट, ये एनसीईआरटी को गीता बोल लीजिए, हिंदुओं के कुरान बोल लीजिए, बाइबल बोल लीजिए, या फिर जो भी पवित्र ग्रंथ है वो बोल लीजिए। तो 12वीं क्लास में हम लोग के लिए एनसीईआरटी हम लोग का गीता है, बाइबल है, जो भी है, ठीक है। इसमें हम लोग 2 न्यूमेरिकल के लिए हम लोग 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग 2 बुक फॉलो कर सकते हैं।
एक जो सबसे फेमस बुक है ये आर.सी. मुखर्जी की, और दूसरा बुक है ये आर.सी. मुखर्जी मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन, और दूसरा बुक है काफ़ी अच्छी बुक है, ये वाइब्रेंट एकेडमी कोटा के फैकल्टी है नरेंद्र अवस्थी, उनका बुक है प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी। ये नरेंद्र अवस्थी की ये बुक है। इन दो बुक को हम लोग बेस मानेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, और इसको अपना सब कुछ मान के एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे और इसको करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो सबसे पहले अगर हम इसमें सॉलिड से पहले अगर हम स्टेट की बात कर ले कि ये अवस्था होती क्या है, तो आपको पता होगा कि ये ठोस, द्रव या गैस, ये तीन मुख्य अवस्था हैं। इसके अलावा दो और है, आप लोगों को पता होगा, एक है प्लाज्मा और नेक्स्ट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये लिक्विड और गैस जो है, ये लिक्विड गैस, ये तरल अवस्था है, ये है तरल अवस्था। तरल अवस्था का मतलब ये फ्लो कर सकता है, विच कैन फ्लो, ये तैरेगा, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट है, ये फ्लो नहीं करेगा। ये तैरने का क्या मतलब हुआ और इसको ना फ्लो करने का क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग जानेंगे कि कैसे अवस्था डिक्लेयर होता है, कि कोई भी अवस्था कैसे आती है, ठीक है। तो अवस्था, किसी भी अवस्था को गेन करने के लिए कोई भी पदार्थ, ठोस अवस्था हो या द्रव हो या गैस हो, कोई भी पदार्थ का जो अवयवी कण होगा, अवयवी कण यानी कि जिससे मिलके वो बना है, वो परमाणु हो, अणु हो या फिर आयन हो, यानी कि कोई भी अवस्था हो तो उसका जो अवयवी कण है, परमाणु, अणु, आयन, उस किस तरह से वो परमाणु, अणु, आयन किस तरह से मिलके बना है, उस पर डिपेंड करेगा हमारी अवस्था। तो यानी कि अवस्था को बताएगी कौन, उसके अवयवी कण को बांधने वाली ऊर्जा, यानी कि बांधने वाली ऊर्जा या बल, बांधने वाली बल, यानी कि बाइंडिंग फोर्स ऑफ दोज मैटर which combine together all the constituent particles, यानी कि उसका जो अवयवी कण होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा जो उस मैटर का, उससे डिफाइन होगा कि हमारा स्टेट क्या होगा। तो इसमें दो तरह के होंगे, एक होगा जो उस अवयवी कण को एक साथ रखेगा और दूसरा होगा कि उसको दूर करने की कोशिश करेगा। जो अवयवी कण को एक साथ रखने की कोशिश करेगा या करेगा उसका नाम है अंतराण्विक बल, और एक है जो उस कण को दूर ले जाने की कोशिश करेगा, वो है उष्मीय ऊर्जा। अंतराण्विक बल कण को पास लाएगा, उष्मीय ऊर्जा कण को दूर ले जाएगा। अगर मान ले अंतराण्विक बल को अगर प्लस मान ले और उष्मीय ऊर्जा को माइनस मान ले, तो इस प्लस और माइनस का जो नेट इफेक्ट होगा, कुल परिणाम होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि जो होने वाली अवस्था है, जो ठोस होगी, द्रव होगी या फिर गैस होगी, इस दोनों का कुल परिणाम हमको बताएगा कि पदार्थ की अवस्था क्या होगी। जैसे ही हमने इस पदार्थ की अवस्था के बारे में जान लिया कि ये ठोस होगी, द्रव होगी, गैस होगी,
ठोस अवस्था पे और हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि सॉलिड स्टेट होगा क्या। यहाँ पे सीधे सीधे निकल के आया कि अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा का नेट इफेक्ट, यानी कि ठोस में क्या होगा कि अंतराण्विक बल जो होगा ज़्यादा होगा, यानी कि अधिक होगा, यानी कि ठोस के जो कण होंगे एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से पकड़े होंगे और उसको दूर ले जाने वाला जो बल है या फिर जो ऊर्जा है उसमें ऊर्जा वो काफ़ी कम होगी। यानी कि हम इसको अगर ऐसे लिख लें, ठोस के केस में अंतराण्विक बल ये अधिक 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 होगा। ठोस के केस में अंतराण्विक बल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा और ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ऊष्मीय ऊर्जा कम होगी। और इस दोनों का ये प्लस है और ये माइनस, इस दोनों का नेट इफेक्ट से पता चल जाएगा क्या है हमारा पदार्थ की अवस्था। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि पदार्थ की अवस्था ठोस हो गई। ठीक है, तो ठोस अवस्था होने से क्या होगा कि अंतराण्विक बल तो अधिक है ही। ये अंतराण्विक बल अधिक होने से, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे, मैं इसको एक फिगर से समझा दूँ कि ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इसके छोटे छोटे कण हैं, ये अवयवी कण हैं, ये परमाणु अणु आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कण इस तरह से सजे हुए हैं। मैंने अभी बस सजे हुआ बोला, इसका एक निश्चित ऑर्डर नहीं बोला है, ठीक, बस सजा हुआ है किसी तरह से। ठीक है, तो इसमें से अगर हम दो कण को निकाल ले, इसमें से कोई भी दो कण, मान लो ये कण और ये कण को हमने निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो देखिएगा कि अब इसके बीच कुछ गैप है, यहाँ से यहाँ की, तो इस बीच की दूरी है, इस दूरी को क्या बोलते हैं, इसको दूरी को बोलते हैं अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक दूरी। तो ठोस में क्या होंगे कि ये सारे कण पास पास होंगे, ये सारे कण पास पास होंगे, यानी कि उसका जो अंतराण्विक दूरी होगा वो कम हो जाएगा। ऐसे हम लोग एक न्यूटन का एक फार्मूला है, वो यहाँ पे वैलिड उतना नहीं है, लेकिन हम उस फार्मूले से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फोर्स यानी कि बल का उसके दूरी से क्या रिलेशन है। तो हम लोग के पास एक रिलेशन है कि F प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 और ये इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग के पास जो आया एक फार्मूला m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि r पे जो होगा, अगर r कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ठोस में ये डिस्टेंस कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और लिक्विड में ये डिस्टेंस और थोड़ा ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, यानी कि सॉलिड में कम है तो इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो हम लोग यहाँ तक कर लिया कि ठोस कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, तो ठोस के कुछ करैक्टर्स हैं। ठीक है, ठोस के बारे में अगर जान ले तो पहली बात ये हो गई कि इसका अंतराण्विक बल क्या होगा, अंतराण्विक बल अधिक होगा। ये सब क्या है, इसके गुण है। ठीक है, दूसरा में क्या होगा, इसकी अंतराण्विक दूरी क्या हो जाएगी, अंतराण्विक दूरी कम हो जाएगी। तीसरी बात देखिए, आप कोई भी इसमें से कोई भी कण ले लीजिए, तो यहाँ तक स्पेस है, तो ये यहाँ तक जा सकता है, इधर, यहाँ तक इधर जा सकता है, यहाँ तक इधर जा सकता है, यहाँ तक इधर, और ये इधर भी। तो इतना दूर ये क्या कर सकता है, ये कण माइग्रेट कर सकता है, यानी कि तो ये इतना दूर यहाँ तक का इसका क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। तो कोई भी पार्टिकल्स होगा किसी भी मैटर का, तो उसके बीच अंतराण्विक दूरी के बीच वो क्या करेगा, माइग्रेट कर सकता है हर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। यानी कि जो भी अवयवी कण है वो क्या कर सकते, अवयवी कण, परमाणु अणु आयन, वो दोलन कर सकते हैं अपने मध्य स्थिति से। मध्य स्थिति का मतलब ये यहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे अवयवी कण अपने मध्य स्थिति से दोलन करते हैं, मध्य स्थिति से दोलन करते हैं। चौथी बात, इसमें अगर इतना, अगर इसके पास स्पेस है, यानी कि अंतराण्विक दूरी इतनी है,
तो अगर हम इस सारे कण को अगर एक जगह करें, ठीक है, दबा दें, तो उतना ही दूर होगा। जबकि ये लिक्विड में क्या होगा, ये दूरी ज्यादा होगी और गैस में और ज्यादा होगी। तो अगर इसके बीच अगर स्पेस ज्यादा है तो इसको ज्यादा दबा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कण हैं, ठीक है, एयर से, तो हम इसको दबा दिए ना, ठीक है। तो ये ठोस में क्या होगा, ये ठोस में कम होगा क्योंकि इसके कण क्या है ज्यादा पास में, तो ये कम दबेंगे। यानी कि ये इस दबाने को क्या बोलते हैं, असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल। तो ठोस क्या होगा, थोड़ा कम इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी कि असंपीड्य होगा। क्या होगा ये, असंपीड्य, असंपीड्य। अगर असंपीड्य है तो ये तो कठोर भी है ना, क्योंकि इसको हम दबा नहीं सकते, मतलब ये क्या है, ये हार्ड है, ये रिजिड है, असंपीड्य है, एवं ये क्या है, कठोर। तक आप बात समझ गए हैं, ठीक है।